नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज रेपस्वाल और आज की कहानी मध्य प्रदेश के दमोह जिले की है। यह बात 2023 की है। दमोह जिले में एक थाना है, गैसाबाद। गैसाबाद थाना क्षेत्र के खैरा गांव निवासी हाकम पटेल का 26 वर्षीय बेटा दीपचंद पटेल 19 जुलाई 2023 की शाम 7 बजे घर से बाहर निकला था, जिसके बाद वह वापस नहीं लौटा। लगातार 3 दिनों तक बेटे की कोई सूचना न मिलने पर हाकम पटेल ने गैसाबाद थाने में पहुंचकर टीआई विकास सिंह चौहान को मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दीपचंद का मोबाइल भी लगातार बंद आ रहा है। हाकम पटेल ने बताया कि दीपचंद की शादी 2021 में हुई थी और कोई मनमुटाव नहीं था। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनका किसी से कोई झगड़ा या दुश्मनी नहीं है, इसलिए किसी पर संदेह नहीं किया जा सकता। टीआई विकास सिंह चौहान ने मामले की गंभीरता को समझते हुए गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की और हाकम पटेल को आश्वस्त किया कि पुलिस जल्द ही दीपचंद की तलाश शुरू करेगी और उसे ढूंढ निकालेगी। ये बात 22 जुलाई 2023 दोपहर के करीब 2 बजे की थी, जब दीपचंद के गायब होने की खबर उसके ससुराल वालों को मिली, जो पन्ना जिले में रहते हैं। तो उसके ससुर साले और कुछ रिश्तेदार दमोह आ गए। वे हाकम पटेल के साथ मिलकर दीपचंद की तलाश में जुट गए। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, टीआई विकास सिंह चौहान को यह बात खटकने लगी कि बिना किसी वजह के एक सीधा साधा लड़का अचानक कैसे गायब हो गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए दमोह के एसपी सुनील तिवारी ने एसडीओपी नितिन पटेल को निर्देश दिए कि एक जांच टीम बनाई जाए और टीआई चौहान के नेतृत्व में दीपचंद की गुमशुदगी की पूरी तरह से जांच की जाए। हाकम पटेल के पास लगभग 810 एकड़ खेती की जमीन थी, जिस पर वे मेहनत से खेती करते थे। उन्होंने 2 शादियां की थी। पहली पत्नी से उन्हें कोई संतान नहीं हुई और कुछ समय बाद बीमारी से उसकी मौत हो गई। इसके बाद हाकम ने दूसरी शादी की, जिससे उन्हें एक बेटा दीपचंद हुआ। लेकिन जब दीपचंद छोटा ही था, तब उसकी मां घर छोड़कर किसी और मर्द के साथ चली गई। इसके बाद हाकम ने ही बेटे की परवरिश की, उसे प्यार दुलार देकर बड़ा किया। दीपचंद ज्यादा पढ़ लिख नहीं सका, वह बस 12वीं तक ही पढ़ पाया। जैसे ही दीपचंद थोड़ा समझदार हुआ, हाकम ने उसकी शादी पन्ना जिले के सुनवानी गांव की कविता नाम की लड़की से कर दी। कविता के घर में आने से हाकम और दीपचंद दोनों बहुत खुश थे, क्योंकि सालों बाद उनके घर में किसी महिला की मौजूदगी हुई थी। बाप बेटा अब तक खुद ही रसोई संभालते आ रहे थे, लेकिन कविता ने आते ही घर की भाग दौड़ अपने हाथ में ली और जल्द ही वह दोनों की आंखों का तारा बन गई। हाकम उसे अपनी बेटी जैसा मानते थे और दीपचंद भी उसकी हर जरूरत और इच्छा का ध्यान रखता था। पुलिस के लिए दीपचंद की गुमशुदगी एक गहरी पहेली बन गई थी। न तो उसका किसी से कोई झगड़ा था, न ही कोई दुश्मनी। गांव में लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन वहां से भी कोई ठोस जानकारी नहीं मिली जिससे दीपचंद का कोई सुराग मिल सके। अब पुलिस की आखिरी उम्मीद दीपचंद के मोबाइल की कॉल डिटेल्स रिपोर्ट पर टिक गई थी। उन्हें उम्मीद थी कि शायद मोबाइल की कॉल हिस्ट्री से कोई ऐसा नंबर या बातचीत सामने आए जो इस गुमशुदगी की गुत्थी को सुलझाने में मदद कर सके। पुलिस ने जब दीपचंद के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स खंगाली तो एक अहम जानकारी सामने आई। 19 जुलाई की शाम को दीपचंद की आखिरी बार लोहरा गांव में रहने वाले ब्रजेश बर्मन उर्फ से हुई थी। इसके बाद पुलिस ने ब्रजेश की कॉल डिटेल्स भी निकाली, जिससे पता चला कि उसकी सबसे ज्यादा बातचीत चिकला दीपचंद का मोबाइल बंद हो गया और उसकी गांव के गणेश विश्वकर्मा से होती थी। जब तीनों यानी दीपच, ब्रजेश और गणेश के मोबाइल की टावर लोकेशन जांची गई तो तीनों की लोकेशन एक ही जगह खैरा गांव में मिली। इससे यह स्पष्ट हो गया कि दीपचंद घर से ब्रजेश और गणेश के साथ ही निकला था। इसके बाद आखिरी लोकेशन वर्धा गांव में पाई गई। इसी जगह पर गणेश और ब्रजेश के मोबाइल भी बंद हुए थे। इस जानकारी से पुलिस को यकीन हो गया कि दीपचंद की गुमशुदगी में इन दोनों का कोई न कोई हाथ जरूर है या इन्हें मामले की पूरी जानकारी है। जांच के दौरान पुलिस को एक और चौंकाने वाली बात पता चली कि ब्रजेश बर्मन की कॉल डिटेल्स में दीपचंद की पत्नी कविता का नंबर भी पाया गया। 19 जुलाई को भी ब्रजेश और कविता के बीच बातचीत हुई थी और उससे पहले भी दोनों के बीच लगातार संपर्क बना हुआ था। यह खुलासा केस को एक नए मोड़ पर ले गया। पुलिस ने ब्रजेश बर्मन और फिर गणेश विश्वकर्मा को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पहले तो ब्रजेश ने यह कहकर पुलिस को बरगलाने की कोशिश की कि वह कविता को बहुत पहले से जानता है, वह उसके मायके में किराए पर रह चुका है। इसी जान पहचान के चलते कविता से बात करता रहता था। पुलिस को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। पुलिस के शक की सुई ब्रजेश के इर्द गिर्द घूम रही थी। पुलिस ने तुक्का मारते हुए ब्रजेश से कहा, कविता ने सब कुछ बता दिया है, अब तुम्हारी बारी है। सच बताओगे तो ठीक, नहीं तो दूसरा ही तरीका अपनाना पड़ेगा। आखिरकार पुलिस का तीर निशाने पर लगा और पुलिस की सख्ती के आगे ब्रजेश बर्मन टूट गया।
ब्रजेश ने दीपचंद की हत्या की पूरी साजिश और हत्या की जो कहानी सुनाई वह पुराने प्रेम संबंधों की कहानी निकली, जिसमें अपने प्रेमी के लिए कविता ने अपनी मांग का सिंदूर ही मिटा दिया। बहू की यह करतूत सुनते ही दीपचंद के पिता हाकम पटेल के तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। जिसे उन्होंने बेटी जैसा मानकर घर में जगह दी थी, उसी ने उनके इकलौते बेटे की जिंदगी छीन ली। शादी के बाद दीपचंद जैसा सीधे साधे स्वभाव का पति और हाकम जैसा नेक दिल ससुर मिलने से कविता भी शुरुआत में खुश थी। उसने ससुराल को ही अपना घर मान लिया था। उसके मम्मी पापा राजस्थान के जोधपुर में एक सीमेंट फैक्ट्री में मजदूरी करते थे। रखता था, इसी कारण वह उन दिनों नौकरी की तलाश में था जब कविता के पापा ने उसे दीपचंद खेतीबाड़ी में ज्यादा रुचि नहीं, जोधपुर में सीमेंट फैक्ट्री में काम दिलाने की बात की तो वह शादी के कुछ महीने बाद ही राजस्थान चला गया। कविता अकेली रह गई। अकेलेपन ने धीरे धीरे उसे अंदर से घेर लिया। इस तन्हाई में उसके दिल के किसी कोने में अब भी उसका बचपन का प्यार ब्रजेश बर्मन करना शुरू कर दिया। कविता का मायका पन्ना जिले के सुनवानी गांव में था, वहीं ब्रजेश उर्फ जिंदा था। जैसे जैसे वक्त बीतता गया उसने फिर से ब्रजेश से संपर्क। पहले एक शराब कंपनी में काम करता था और कविता के मायके में ही किराए पर रहा करता था। कविता ने BSSC तक पढ़ाई की थी और बचपन से ही उसके दिल में बड़े बड़े सपने थे। ब्रजेश उस वक्त शराब कंपनी में काम करता था और अच्छे पैसे कमाता था। उसे पहली नजर में ही कविता पसंद आ गई थी। वह अक्सर बहाने बनाकर कविता से बात करने की कोशिश करता रहता था। उस वक्त कविता की उम्र बस 19 साल थी। एक दिन शाम को ब्रजेश जल्दी अपने कमरे में आ गया। उस वक्त कविता की माँ मंदिर गई थी और पिता कहीं बाहर गए हुए थे। ब्रजेश ने मौका देखकर सीधे कविता से अपने दिल की बात कह दी कि वह उससे प्यार करता है। कविता भी मन ही मन ब्रजेश को चाहने लगी थी, पर डर के कारण उसने अपनी बात किसी से नहीं कही। जब ब्रजेश ने अपने प्यार का इजहार किया तो उसने भी इसे स्वीकार कर लिया। कविता पटेल और ब्रजेश बर्मन अलग अलग जाति के थे। दोनों शादी के लिए तैयार थे, लेकिन समाज की परंपराओं और रीति रिवाजों ने इसे मना कर दिया था। ब्रजेश कविता को घर से भगाकर शादी करना चाहता था, लेकिन कविता में ऐसा कदम उठाने की हिम्मत नहीं थी। अंत में मई 2021 में कविता की शादी उसके परिवार वालों ने दमोह जिले के खैरा गांव के दीपचंद पटेल से करा दी। जब 23 साल की कविता की शादी दीपचंद बाद में उसने अपने ससुराल वालों से आगे पढ़ाई करने की इच्छा जताई तो उन्होंने उसका दाखिला पन्ना के अमानगंज कॉलेज में से हुई। तब वह हायर सेकेंडरी तक पढ़ी थी, करवा दिया। शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। कविता के ससुर उससे बेटी जैसा प्यार करते थे। शादी के बाद कविता अपने पुराने प्रेमी ब्रजेश को भूल चुकी थी। दीपचंद की नौकरी राजस्थान की सीमेंट फैक्ट्री में थी। शादी के कुछ दिन बाद जब दीपचंद वापस नौकरी पर गया तो कविता को घर में अकेलापन महसूस होने लगा। एक दिन वह अपने मोबाइल के कॉन्टैक्ट्स देख रही थी, तभी उसे ब्रजेश का नंबर मिला। पुराने दिन उसकी यादों में ताजा हो गए। वह ब्रजेश से बात करने का मन तो करती, लेकिन कुछ सोचकर रुकी रहती। आखिरकार एक दिन उसने ब्रजेश से बात करने के लिए फोन किया। कई महीनों बाद ब्रजेश और कविता ने अपने दिल की बातें की, जिससे उनका पुराना प्यार फिर से जाग उठा। उसके बाद दोनों के मिलने जुलने का सिलसिला शुरू हो गया। जब ब्रजेश से कविता का फिर संपर्क हुआ तब वह टेंट हाउस में काम करता था। कविता से उसकी मुलाकात अक्सर कॉलेज जाते वक्त होती थी। ब्रजेश जब कविता के ससुराल आने लगा तो कविता ने अपने ससुर और पति को उससे मुंह बोले भाई के रूप में मिलवाया। ब्रजेश ने दीपचंद से भी दोस्ती कर ली थी। दीपचंद खाने पीने का शौकीन था, इसलिए अक्सर उसकी बैठकों में ब्रजेश भी शामिल होने लगा। दीपचंद और उसके पिता हाकम को यह भी अंदाजा नहीं था कि ब्रजेश कविता से मिलने उसके पास आता था। जब दीपचंद को पता चला कि ब्रजेश उसके घर बहुत आने लगा है तो उसे शक हुआ। इसके बाद दीपचंद ने राजस्थान की नौकरी छोड़कर वापस पन्ना आकर सीमेंट फैक्ट्री में काम करना शुरू किया। वह अपने गांव खैरा से ही ड्यूटी पर आने जाने लगा। दीपचंद के लौटने के बाद कविता और ब्रजेश का मिलना जुलना मुश्किल हो गया। धीरे धीरे दीपच को पत्नी कविता और ब्रजेश के बीच कुछ चलने की भनक लग गई थी, लेकिन दोनों ने सीधे दीपचंद के सामने इस बात को कभी स्वीकार नहीं किया। कविता हमेशा ब्रजेश को अपना मुंह बोला भाई बताती रही। शादी के 2 साल बाद भी उनका कोई बच्चा नहीं था। कविता अक्सर दीपच से दूरी बनाकर रखती थी, जिससे दीपचंद का शक और बढ़ गया। वह कविता पर दबाव डालने लगा कि वह ब्रजेश से मिलना जुलना बंद करें और उससे फोन पर भी बात ना करें। ब्रजेश को लेकर उनके बीच अक्सर विवाद होने लगे। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि कभी कभी दीपचंद कविता को मार भी देता था, यहाँ तक कि उसने पत्नी को खर्च के लिए पैसे देना भी बंद कर दिए। तब कविता को समझ आ गया कि पति के रहते वह ब्रजेश से अपने रिश्ते नहीं बनाए रख पाएगी। ब्रजेश भी कविता के प्यार में इतना पागल था
कि उसके बिना चैन से नहीं रहता था। कविता के मन में बार बार यही ख्याल आता कि वह पति को रास्ते से हटा दे और उसके बाद ब्रजेश के साथ नाजायज रिश्ते बनाए रखे। इससे उसे ससुर की जमीन जायदाद में भी हिस्सा मिल जाएगा और प्रेमी की बाहों का सहारा भी मिलता रहेगा। इसी सोच के साथ कविता ने ब्रजेश के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाने की साजिश रची। जब कविता पति की हत्या के लिए तैयार हो गई तो ब्रजेश ने अपने साथ टेंट हाउस में काम करने वाले दोस्त गणेश विश्वकर्मा को भी इस साजिश में शामिल कर लिया। उसने दोस्ती का बहाना बनाकर गणेश को रुपए देने का लालच दिया। योजना के मुताबिक कविता इस दौरान मायके चली गई ताकि दीपचंद के अचानक लापता होने पर कोई शक न हो। हत्या के लिए 19 जुलाई 2023 की तारीख तय की गई। उस दिन दीपचंद ने काम से छुट्टी ली हुई थी। यह बात कविता ने फोन पर दीपक से पूछकर पक्की कर ली थी कि वह घर पर ही रहेगा। इसके बाद उसने ब्रजेश को फोन करके दीपचंद की लोकेशन बता दी। ब्रजेश ने पन्ना जिले के अमानगंज के रहने वाले बिट्टू दुबे की गाड़ी किराए पर ली। फिर वह सुनवानी से गणेश विश्वकर्मा को लेकर खैरा गांव पहुंचा। वहां ब्रजेश ने दीपचंद को फोन करके घर के बाहर मिलने बुलाया। फिर पार्टी का बहाना बनाकर दीपक को साथ लेकर वर्धा होते हुए खजरूट के पास पेट्रोल पंप के पास पहुंचे। वहां एक छोटी दुकान से सिगरेट पानी और नमकीन के पैकेट लिए शराब ब्रजेश ने पहले ही खरीद ली थी। रास्ते में कहीं रुककर तीनों ने शराब पी। ब्रजेश और गणेश ने दीपचंद को ज्यादा शराब पिलाई जिससे वह जल्दी नशे में चूर हो गया। इसके बाद ब्रजेश ने गाड़ी पंडवन पुल के पास बने मंदिर की तरफ मोड़ दी। वहां गाड़ी रोककर दीपचंद को उतारा। फिर गणेश और ब्रजेश ने उसे जमीन पर गिरा दिया और उसका गला दबाया जिससे दीपचंद बेहोश हो गया। दीपचंद के बेहोश होने के बाद ब्रजेश ने गाड़ी में रखी लाठी उठाई और उसके सिर पर तब तक वार किए जब तक वह मर नहीं गया। फिर दीपचंद का मोबाइल और पर्स निकाल लिए। पर्स में करीब 700 रुपये थे जो ब्रजेश ने रख लिए और बाकी पर्स व चप्पलें झाड़ियों में फेंक दी। इसके बाद ब्रजेश बर्मन और गणेश विश्वकर्मा ने दीपचंद की लाश को गाड़ी में डालकर पंडवन की केन नदी में बहा दिया। दीपचंद का मोबाइल और खून से सना डंडा भी नदी में फेंक दिया। तब तक रात के 10:30 चुके थे। दोनों ने गाड़ी की खून लगी, जगह साफ की और रात में ही गाड़ी उसके मालिक बिट्टू दुबे को लौटाकर अपने अपने घर लौट गए। 3 दिन बाद जब दीपचंद के लापता होने की खबर फैली तो ब्रजेश दिलासा देने उसके घर भी गया ताकि किसी को उस पर शक न हो। पुलिस ने खजरूट की उस दुकान के मालिक वीरभान सिंह से पूछताछ की जहां से शराब और सिगरेट खरीदी गई थी। वीरभान ने बताया कि उस दिन ब्रजेश बर्मन और गणेश विश्वकर्मा गाड़ी से आए थे और शराब सिगरेट ली थी। साथ ही उसने बताया कि ड्राइवर वाली सीट पर ब्रजेश बर्मन था और बगल वाली सीट पर दीपक बैठा था। ब्रजेश बर्मन और गणेश विश्वकर्मा पन्ना के सुनवानी में जिस टेंट हाउस में काम करते थे उसके मालिक कमलेश विश्वकर्मा से भी पुलिस टीम ने पूछताछ की। कमलेश ने बताया कि 21 अगस्त को जब गैसाबाद की पुलिस जांच करने सुनवानी आई थी उस रात गणेश ने शराब के नशे में ब्रजेश के साथ मिलकर दीपक की हत्या की बात बताई थी। टीआई विकास सिंह चौहान ने ब्रजेश और गणेश की निशानदेही पर झाड़ियों में छिपाई गई चप्पलें और खाली पर्स जुड़ित कर लिए। इसके अलावा घटना में इस्तेमाल हुई बिट्टू दुबे की गाड़ी भी जब्त कर ली गई जहां दीपचंद का शव फेंका गया। वह जगह पन्ना जिले में आती है। केन नदी पन्ना जिले की सबसे बड़ी नदी है और यहाँ बड़ी संख्या में मगरमच्छ रहते हैं। इस वजह से आशंका जताई जा रही थी कि नदी में बहाए गए शव को मगरमच्छ खा न गए हों। स्थानीय पुलिस और एसडीआरएफ की मदद से केन नदी में दीपचंद की लाश की सर्चिंग करवाई गई लेकिन शव बरामद नहीं हो सका। 25 अगस्त को गैसाबाद पुलिस ने हत्या साक्ष्य छिपाने और साजिश रचने के मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जहां से उन्हें दमोह जेल भेज दिया गया। दीपचंद की हत्या को 1 माह से अधिक समय बीत चुका था लेकिन शव नहीं मिला था। इस कारण परिवार और रिश्तेदार पुलिस पर लगातार दबाव बनाने लगे। एसडीआरएफ की टीमें केन नदी में लगातार शव की तलाश कर रही थी लेकिन सफलता नहीं मिली। इस बीच नदी में बाढ़ भी आ गई थी जिससे माना जा रहा था कि शव कहीं दूर बह गया होगा। दमोह के एसपी और एसडीओपी नितिन पटेल लगातार खोजबीन के लिए टीमों को भेज रहे थे। 30 अगस्त को गैसाबाद पुलिस को सूचना मिली कि अमानागंज थाने के जजगांव के नाले के पास एक क्षत विक्षत शव के अवशेष पड़े हैं। पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो केन नदी और नाले के बीच बने टापू पर देर रात शव के अवशेष बरामद हुए। एसडीओपी नीतेश पटेल के निर्देश पर पुलिस ने दीपचंद के पिता हाकम को वहां लाया। हाकम ने हाथ में बंधे रक्षा सूत्र और शव के कपड़ों के आधार पर बेटे की शिनाख्त की। पुलिस ने शव बरामद कर पंचनामा और पोस्टमार्टम कराकर अवशेषों को डीएनए जांच के लिए सुरक्षित किया।
फिर परिजनों को सुपुर्द किया। एसपी सुनील तिवारी ने शव की तलाश में जुटी पुलिस और एसडीआरएफ टीम की मेहनत की सराहना की। कविता पटेल ने अपनी एक गलती से अपनी पूरी खुशहाल जिंदगी बर्बाद कर ली और अब जेल की हवा खा रही है। और आज की दूसरी कहानी पुणे की है। ये बात 2025 की है। पुणे में एक इलाका है इंदापुर। इसी इलाके में एक गांव है कलाशी। इसी गांव में आबा पंडरीनाथ करे रहते थे। वे मूलतः किसान थे और खेती ही उनका मुख्य पेशा था। उनकी पत्नी सखुबाई आबा करे भी उनके साथ रहती थी। आबा और सखुबाई को 2 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम आपा आबा करे है, जो नौकरी के कारण बारामती के सायली हिल क्षेत्र में अपने परिवार के साथ रहते हैं। दूसरा बेटा ज्योतिराम आबा करे खेती और ट्रैक्टर के व्यवसाय के चलते कलाशी गांव में ही अपनी पत्नी प्रियंका, बेटी श्रीलेखा और बेटे राजवीर के साथ रहता था। ज्योतिराम खुद अपने घर का ट्रैक्टर चलाता था, इसीलिए जब भी गांव या आसपास के इलाके में गन्ना कटाई का काम होता वह वहीं ट्रैक्टर लेकर चला जाता था। ज्योतिराम के परिवार का गुजारा खेती से होने वाली इनकम और ट्रैक्टर से मिलने वाली कमाई पर निर्भर था। उसने अपनी कमाई से अपने और अपने परिवार के घूमने फिरने के लिए एक स्विफ्ट कार भी खरीदी थी। कुल मिलाकर ज्योतिराम का पारिवारिक जीवन ठीक ठाक चल रहा था। जैसा कि हर दाम्पत्य जीवन में होता है, वैसे ही उसके और उसकी पत्नी प्रियंका के बीच भी कभी कभी छोटे मोटे झगड़े होते थे। कई बार ऐसा होता था कि प्रियंका घर से बाहर जाते समय अपने पति ज्योतिराम को कुछ नहीं बताती थी, जिससे उनके बीच विवाद हो जाता था। घर के अन्य सदस्य उन्हें समझाने की कोशिश करते थे और कुछ समय के लिए दोनों शांत भी हो जाते थे, लेकिन कुछ ही दिनों में किसी न किसी बात को लेकर फिर झगड़ा शुरू हो जाता था। इस तरह उनके बीच मनमुटाव की स्थिति रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई थी और दिन ब दिन ऐसे ही चलते जा रहे थे। 28 जनवरी 2025 की सुबह लगभग 10 बजे ज्योतिराम अपने गांव कलाशी में चल रही गन्ना कटाई के काम के लिए अपने ट्रैक्टर के साथ अविनाश सूर्यवंशी के खेत में गया। उसने पूरे दिन खेत में ट्रैक्टर से जुड़े सभी काम किए। रात लगभग 9:30 पर ज्योतिराम घर वापस आया। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी प्रियंका ने पुराने पारिवारिक विवादों पर गया, क्योंकि गन्ने का ट्रेलर भरना बाकी था, झगड़ा शुरू कर दिया, खासकर गिरवी रखे गए गहनों को। सभी काम किए। रात लगभग 9:30 पर ज्योतिराम घर वापस आया। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी प्रियंका ने पुराने पारिवारिक विवादों पर गया, क्योंकि गन्ने का ट्रेलर भरना बाकी था, झगड़ा शुरू कर दिया, खासकर गिरवी रखे गए गहनों को छुड़ाने को लेकर। थोड़ी देर घर पर रुकने के बाद ज्योतिराम फिर से खेत में काम पूरा करने के बाद उसने खेत में सिंचाई की और फिर तड़के लगभग 2:30 पर घर वापस लौटकर सो गया। 29 जनवरी 2025 की सुबह करीब 6 बजे ज्योतिराम नींद से जागा। उसने देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ है। ये देखकर उसे कुछ अजीब लगा। वह तुरंत घर के अंदर गया, लेकिन भीतर जाकर देखा तो उसकी पत्नी प्रियंका घर में नहीं थी। प्रियंका घर में न दिखने पर उसने पहले आसपास के इलाकों और पड़ोसियों के यहाँ उसकी तलाश शुरू की। जब वहाँ भी उसका कुछ पता नहीं चला तो वह अपने रिश्तेदारों और गांव के सगे संबंधियों से भी पूछताछ करने लगा। हालांकि काफी खोजबीन के बाद भी प्रियंका का कोई सुराग नहीं मिला। तब वह वापस घर आया और उसे यह शक हो गया कि प्रियंका बिना किसी को कुछ बताए घर से चली गई है। इसके बाद ज्योतिराम ने फैसला किया कि वह इंदपुर पुलिस स्टेशन जाकर प्रियंका की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराएगा। वह सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचा और अधिकारियों को पूरी स्थिति विस्तार से बताई। फिर उसने प्रियंका के लापता होने की शिकायत वहां दर्ज करवाई। इस दौरान इंदापुर पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर सूर्यकांत कोकड़े ने ज्योतिराम की गुमशुदगी की रिपोर्ट औपचारिक रूप से दर्ज की। उन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कर्मचारियों को आगे की खोजबीन के निर्देश दिए। इसके अनुसार इंदपुर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया। इसके बाद पुलिस हेड कांस्टेबल काले को जांच की जवाबदारी सौंपते हुए उन्होंने मामले की जांच शुरू की। जांच शुरू होने के बाद इंदापुर पुलिस ने सबसे पहले प्रियंका के ससुराल पक्ष के सभी रिश्तेदारों से पूछताछ की। इसके साथ ही उसके मायके के लोगों से भी जानकारी जुटाने की कोशिश की गई, लेकिन दोनों ही ओर से प्रियंका के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई। जब जांच में कोई प्रगति नहीं हो रही थी, तब पुलिस इंस्पेक्टर सूर्यकांत कोकड़े ने इस मामले की तलाश को और व्यापक बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने प्रियंका से जुड़ी जानकारी के आधार पर पूरी जानकारी तैयार की और उन्हें पुणे, ग्रामीण पुणे, शहर पिंपरी चिंचवड़, आयुक्तालय सातारा पुलिस मुख्यालय और सांगली पुलिस मुख्यालय को भेजा। साथ ही प्रियंका द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे मोबाइल नंबर की लोकेशन की जांच भी की गई।
लेकिन वहां से भी कोई उपयोगी जानकारी नहीं। 2 महीने बीत गए, लेकिन प्रियंका की मिली इस तरह लगातार प्रयास करते हुए लगभग गुमशुदगी के मामले में कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा। फिर 1 महीने बाद हुई मीटिंग में जिले के पुलिस प्रमुख पंकज देशमुख ने इंदापुर के सीनियर पुलिस ऑफिसर सूर्यकांत कोकणे से इस केस की प्रगति पूछी और जल्द काम करने के लिए कहा। उसके बाद सूर्यकांत कोकणे ने खुद इस मामले पर ज्यादा ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने जांच की जिम्मेदारी पुलिस इंस्पेक्टर दत्तात्रेय लैंडवे और उनकी टीम को दे दी। मार्च महीने के अंतिम सप्ताह में पीएसआई दत्तात्रेय लैंडवे ने अपनी टीम को आवश्यक दिशा निर्देश देकर जांच को दोबारा सक्रिय रूप से शुरू किया। उन्होंने प्रियंका के ससुराल और मायके पक्ष के सभी रिश्तेदारों से संपर्क कर कोई उपयोगी जानकारी मिल सकती है क्या, इसकी पड़ताल की। इसके साथ ही प्रियंका के इस्तेमाल में रहे मोबाइल नंबर का कॉल डाटा का तकनीकी विश्लेषण किया गया ताकि उसकी आखिरी लोकेशन और उस समय संपर्क में रहे व्यक्तियों की पहचान हो सके। साथ ही डिटेल रिकॉर्ड निकलवाया गया और जिस दिन वह लापता हुई थी उस दिन के मोबाइल टावर लोकेशनेशंस की जानकारी भी जुटाई गई। इस कलाशी गांव के कुछ स्थानीय लोगों से भी पुलिस ने बात की और उनसे कहा कि अगर किसी के पास प्रियंका के बारे में कोई खबर हो तो वह पुलिस को जरूर बताएं। खास बात यह है कि सबसे पहले प्रियंका के गायब होने की सूचना उसके पति ज्योतिराम ने पुलिस को दी थी। जिस दिन प्रियंका लापता हुई उसी दिन ज्योतिराम ने उसके एक रिश्तेदार से उसका फोटो भी मंगवाया था। इसी छोटी सी बात की वजह से पुलिस को ज्योतिराम पर शक हुआ और जांच का पूरा फोकस उसी पर रखा गया। उसे पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की, लेकिन शुरुआत में वह लगातार टाल मटोल करता रहा और कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दे रहा था। इसके बाद वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सूर्यकांत कोकणे और पीएसआई दत्तात्रेय लैंडवे ने अपनी टीम के साथ मिलकर उस दिन के मोबाइल टावर लोकेशन और कॉल डिटेल का गहराई से जांच की। इन तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर दोबारा ज्योतिराम से कड़ी पूछताछ शुरू हुई। इसी दौरान पुलिस को एक खबरी के माध्यम से गुप्त जानकारी मिली कि ज्योतिराम ने ही प्रियंका की हत्या कर दी है और उसका शव कहीं दूर ले जाकर ठिकाने लगा दिया है। 23 अप्रैल 2025 को पुलिस ने ज्योतिराम को एक बार फिर इंदापुर पुलिस स्टेशन में बुलाकर पूछताछ की। पहले की तरह वह फिर से गुमराह करने वाली बातें करने लगा, लेकिन इस बार पुलिस अधिकारी सूर्यकांत कोकड़े और पीएसआई दत्तात्रेय लैंडवे ने सख्त रुख अपनाते हुए उससे सघन पूछताछ की। आखिरकार दबाव में आकर ज्योतिराम टूट गया और उसने खुद ही कबूल कर लिया कि उसी ने प्रियंका की हत्या की थी। ज्योतिराम ने पुलिस पूछताछ के दौरान खुलासा किया कि 27 जनवरी 2025 की रात करीब 10 बजे वह अपने दोस्त दत्तात्रेय शिवाजी गोलांडे के साथ अपने घर आया था। उस समय उसकी पत्नी प्रियंका घर में सो रही थी। उसने बताया कि प्रियंका का व्यवहार ठीक नहीं था और उसकी वजह से गांव में रिश्तेदारों के बीच और समाज में उसकी बदनामी हो रही थी। इसके अलावा उसे शक था कि प्रियंका उसके पीठ पीछे दूसरों से बात करती थी और पहले उसके अपने मायके पक्ष के एक व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध भी थे। इन्हीं बातों से परेशान होकर ज्योतिराम ने अपने मित्र दत्तात्रेय गोलांडे के साथ मिलकर प्रियंका को हमेशा के लिए खत्म करने का निर्णय लिया। दोनों ने साथ बैठकर साजिश रची कि प्रियंका की हत्या करके उसे रास्ते से हटा दिया जाए। ज्योतिराम ने आगे बताया कि उसी रात उन्होंने पहले से तय योजना के अनुसार मिलकर प्रियंका का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के समय प्रियंका घर पर सोई हुई थी और उसके शरीर पर लाल रंग की साड़ी थी। हत्या के बाद दोनों ने मृत शरीर को ज्योतिराम की स्विफ्ट कार में रखा। फिर रातों रात सफर कर वे नासिक जिले के नांदगांव तालुका क्षेत्र में स्थित टेकू गांव से आगे पड़दाड़ी घाट पहुंचे। यह स्थान एक सुनसान और जंगल से घिरा हुआ इलाका है जिसे ज्योतिराम अच्छी तरह जानता था क्योंकि वह गन्ना कटाई के व्यवसाय से जुड़ा था और इन इलाकों से परिचित था। वहां पहुंचकर उन्होंने प्रियंका का शव घाट की चट्टान से नीचे घने जंगल में फेंक दिया ताकि किसी को उसका पता न चले। यह पूरा कांड पहले से सोच समझकर किया गया था और बहुत ही निर्दयता से दोनों ने मिलकर अंजाम दिया। ज्योतिराम द्वारा दी गई पूरी जानकारी के आधार पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे और उसके मित्र दत्तात्रेय गोलांडे को आधिकारिक रूप से हिरासत में ले लिया। इसके बाद प्रियंका के परिजनों को भी पुलिस स्टेशन बुलाया गया और उनकी मौजूदगी में पुलिस उप निरीक्षक दत्तात्रेय लैंडवे, पुलिस हेड कांस्टेबल केमदारनी और पुलिस कांस्टेबल गोलांडे के साथ एक टीम इंदपुर से नासिक ग्रामीण जिले के नांदगांव पुलिस स्टेशन पहुंची। स्थानीय पुलिस की मदद से पड़दाड़ी घाट में नीचे उतरकर तलाश की गई। इस सघन खोज के दौरान जंगल के सुनसान इलाके में एक महिला का कंकाल बरामद हुआ जो कि ज्योतिराम द्वारा बताए गए स्थान के बिल्कुल पास था। मौके पर स्थानीय चिकित्सकों को बुलाकर शव का प्राथमिक परीक्षण कराया गया। प्रारंभिक तौर पर यह स्पष्ट हुआ कि यह महिला का ही कंकाल है,
जिससे प्रियंका की हत्या की पुष्टि होने लगी। इसके बाद ज्योतिराम और दत्तात्रेय को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया और इंदापुर की न्यायिक अदालत में पेश किया गया। वहां से दोनों को पुलिस हिरासत में भेजा गया ताकि मामले की गहराई से जांच जारी रखी जा सके। इस पूरे प्रकरण ने इलाके में सनसनी फैला दी और एक सुनियोजित पारिवारिक हत्या की गंभीर सच्चाई सामने लाई। परिवार और शादी में विश्वास, संवाद और समझदारी सबसे अहम होती है। छोटे छोटे विवादों को बिना बिगाड़े सुलझाना चाहिए। गुस्सा या आवेग में आकर कोई भी गलत कदम उठाना जीवन के लिए विनाशकारी हो सकता है। किसी भी समस्या का हल हिंसा या अपराध नहीं होता। इससे केवल परिवार और समाज को नुकसान होता है। अपराधी चाहे कोई भी हो, कानून अंततः सच्चाई सामने लाता है और न्याय दिलाता है। हमारा उद्देश्य ये है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। ये कहानी एक अहम चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।